रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, ये कुल मिलाकर के बड़ी जो है एक तरीके से अनोखी विशेषता है हमारे संविधान की कि हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। अब अच्छा, ये मेरे ख्याल से बड़ा सिंपल सा टर्म है ना, तो इसका अर्थ समझ ले। फ्लेक्सिबल का कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है, रिजिड का मतलब क्या है, तो जाहिर सी बात है आपको अच्छे तरीके से पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आसानी से चेंज किया जा सके, आसानी से उसमें अमेंडमेंट किए जा सके तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होगा, और अगर आसानी से उसको चेंज ना किया जा सके तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो कुल मिलाकर के देखिए एक बात कि जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है वो ब्रिटेन का माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है, क्योंकि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू, सिंपल मेजॉरिटी का अर्थ भी अभी मैं आज बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि जो है ये बताना बड़ा जरूरी रहेगा, आगे तक काम में आएगा। सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू जो है आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन वहां चेंज किया जा सकता है एनी टाइम एक तरीके से। तो बड़ी जो है वहां पे सिंप्लिसिटी है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने में। वहीं जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुल मिलाकर के उस ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को जो कठोर कहलाता है, मतलब यही हुआ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मीन्स ये होता है कि जिसमें अमेंडमेंट करना, जिसको चेंज करना बड़ा क्या हो, कठिन हो। सो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोग रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं, और ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के जो है एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। अब हम अपनी बात करते हैं। देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा जो है एक प्रकार से स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन है। हमने कोशिश की है हमेशा, जो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बातें होती हैं, तो हमने क्या किया है भाई, लॉर्ड बुद्धा को क्या किया है, फॉलो किया है। जो लॉर्ड बुद्धा है ना, बुद्ध की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, मिडिल पाथ है ना, मध्यम मार्ग अपनाया है। तो अगर मैं भारत की पोजीशन कहूं तो ना तो हम बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं और ना ही बहुत ज्यादा रिजिड है, या दूसरे शब्दों में ज्यादा कहें कि जब हमारी आवश्यकता है तो हम फ्लेक्सिबल हैं, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो बहुत सेंसिटिव है उनके मामले में हम रिजिड है। इस प्रकार से फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों का कॉम्बिनेशन हमने रखा है, और इस मामले में हम लोग क्या है, विशेष है। अर्थात अगर मैं कहूं तो देखिए हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंपल मेजॉरिटी से भी चेंज होता है, और हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से भी चेंज होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के जो है हमारे यहाँ दोनों ही तरीके पता है। ठीक है, दोनों ही तरीके अपनाए जाते हैं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जाहिर सी बातचीत है कि किसी भी हाउस में अगर सिंपल मेजॉरिटी से कोई चीज पास करनी है, सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट को पास करना है, सिंपल मेजॉरिटी से संविधान को चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको जितने भी लोग उपस्थित हैं, ठीक है, प्रेजेंटेड, ठीक, और फिर जितने भी लोग क्या कर रहे हैं, वोटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ जो है प्रेजेंटेशन से काम नहीं चलेगा, जितने लोग प्रेजेंट हैं अब ये देखना पड़ेगा कितने लोग वोट कर रहे हैं। तो जितने भी लोग वोट कर रहे हैं उनका 1/2 + 1, ठीक है, क्योंकि हाफ हाफ तो टाई हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 50% + 1 का अगर बहुमत मेजॉरिटी आपके पास हो जाती है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज हो सकता है, चेंज हो जाता है। अगर मैं इसी टर्म में कहूं, जैसे स्टेट जो नए बनते हैं आपके, है ना, न्यू जो स्टेट बनते हैं आर्टिकल आपके 2 और 3 के तहत, वो कुल मिला के सिंपल मेजॉरिटी से ही उनको पास किया जाता है। ठीक है, और नया स्टेट बन जाता है। बताइए कितनी बड़ी बात है नया स्टेट बनाना। हालांकि वी आर द एक प्रकार से यूनियन स्टेट हो, यूनियन स्टेट में राज्यों की भूमिका होती है, लेकिन राज्यों को मैं अक्सर कहता हूं और इसको प्रॉपरली डिस्कस करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन में
कि स्टेट जो है स्टेट को एक प्रकार से बहुत रोल नहीं दिया गया है नए राज्य बनाने में, है ना। सो नया राज्य जो है सेंट्रल के द्वारा पार्लियामेंट के द्वारा सिंपल मेजोरिटी से पास करके, है ना, अमेंडमेंट करके नया राज्य बनाया जा सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसी प्रकार से सोचिए, है ना, कि अगर और बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं कहूं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनानी है स्टेट्स को, तो हाँ उसमें जरा राज्यों की भूमिका जरूर है। उसमें राज्यों की भूमिका ये है कि राज्यों को एक प्रकार से क्या करना पड़ता है, प्रपोजल भेजना पड़ता है। लेकिन जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, कई राज्यों में है कई राज्यों में नहीं है ना, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषदें होती हैं, उनको सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ही क्या किया जा सकता है, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा सकता है और मिटाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे यहाँ सिंपल मेजोरिटी के बहुत सारे प्रोविजन है जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, चेंज लाया जा सकता है। अब अगर हम बात करें स्पेशल मेजोरिटी की, तो स्पेशल मेजोरिटी हमारे यहाँ दो प्रकार से रखी गई। स्पेशल मेजोरिटी हमारे यहाँ दो प्रकार से डिफाइन की गई है। एक डिफाइन की गई है प्रेजेंटेड, लेकिन यहाँ पे स्टार, जितने उपस्थित हैं, ध्यान रखिएगा, जितने उपस्थित हैं, तो जितने उपस्थित हैं के ऊपर कंडीशन लगा दी गई है। फर्क समझिएगा, यहाँ उपस्थित पर कंडीशन नहीं है, बस सिर्फ एक जो है नॉर्मल रूल फॉलो होता है। नॉर्मल रूल ये है कि जो है संसद की कार्यवाही चलने के लिए पार्लियामेंट के किसी हाउस को क्या कहते हैं, अपना बिजनेस कंडक्ट करने के लिए अंडर आर्टिकल 100 क्या करना होता है, कोरम कंप्लीट करना होता है। भाई कोई भी काम करेंगे तो एक कोरम की जरूरत होगी, मिनिमम सदस्यों की जरूरत तो होगी। तो कुल मिला के यहाँ कोरम कंप्लीट करना होता है, तो जो है 1/10 मेंबर जरूर होने चाहिए। तो वो तो सबके लिए है। तो यहाँ हम कहें कि प्रेजेंटेड की कोई शर्त नहीं लगाई गई सिंपल मेजोरिटी में, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में क्या किया गया है, यहाँ एक शर्त लगाई गई है कि कम से कम जो हाउस के आधे मेंबर जरूर प्रेजेंट हो, हाफ ऑफ द मेंबर जरूर प्रेजेंट हो। कितने, हाफ मेंबर शुड बी प्रेजेंट। ठीक है, हाफ मेंबर जो है शुड बी प्रेजेंट। ये यहाँ प्रेजेंटेड में एक प्रकार से एक शर्त हो गई है। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी में फिर जितने लोग प्रेजेंट हैं, फिर इसके बाद कितने लोग वोट दे रहे हैं, ये तो देखना ही पड़ेगा भाई। ये तो मेन मेजर है। प्रेजेंट में एक शर्त जरूर हो गई, लेकिन इसके बाद देखना पड़ेगा कि कितने लोग वोट दे रहे हैं। जितने लोग वोट देंगे, हाउस चलेगा ही नहीं, ये बिल पे प्रस्तुत ही नहीं होगा स्पेशल मेजोरिटी वाला, जब तक हाफ ऑफ द मेंबर प्रेजेंट नहीं होंगे। फिर देखा जाएगा कि कितने लोग वोट दे रहे हैं, और अगर वोट देने वालों की संख्या, जितने लोग उपस्थित हैं, उसमें 2/3 मेजोरिटी मिल गई आपको, तो कुल मिलाकर के स्पेशल मेजोरिटी बन गई और संविधान संशोधन हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया। ये एक प्रकार से देखिए जटिल प्रक्रिया है, ये थोड़ा इतना आसान नहीं होता है 2/3 मेजोरिटी को मेंटेन करना। ठीक, तो यहाँ पे रिजिडिटी है, और रिजिडिटी लेवल बढ़ाते हैं। जैसे अमेरिका में हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्रोविजन है, मैं एग्जांपल बताऊंगा, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जिनके लिए ये प्रोसीजर तो अपनाएंगे ही, है ना। पार्लियामेंट से स्पेशल मेजोरिटी से जो है प्रपोजल तो पास कराएंगे, बिल तो पास कराएंगे, अमेंडमेंट बिल पास कराएंगे, साथ ही साथ उसको हाफ ऑफ द स्टेट, ये सेकेंड है, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट की दूसरे वाले मैटर में ये काम तो रहेगा ही, है ना, ये काम तो रहेगा। साथ ही साथ क्या ऐड हो जाएगा, कम से कम आधे राज्य रेक्टिफाइड करेंगे, अर्थात उसका समर्थन करेंगे, अनुसमर्थन करेंगे, जो केंद्र के द्वारा, संसद के द्वारा बिल पास किया गया। कितने सदस्य, कितने राज्य, कम से कम हाफ। और इनको अपने स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां क्या करना पड़ेगा, इसको पारित कराना पड़ेगा, अर्थात जो है अपने स्टेट असेंबली से पास करा करके एक प्रकार से समर्थन देना होगा कि हम आपके साथ हैं। तो ये एक और जटिल प्रक्रिया है जो अमेरिका में फॉलो की जाती है। सो दैट्स व्हाई, और इसमें ऐसे मैटर्स को रखा गया है जो खास तौर पे जो फेडरल नॉर्म होते हैं, खास तौर पे जो प्रसंगीय बातें होती है, केंद्र राज्य की जो रिलेशंस होते हैं, है ना, ऐसे मैटर्स में, है ना, जो भी फेडरल मैटर को, या मान लो राज्यसभा में भूमिका चेंज करनी हो, राज्यसभा किसकी है, हाउस ऑफ द स्टेट किसकी है, स्टेट की है, तो वहां अगर रिप्रेजेंटेशन चेंज करना है, प्रेसिडेंशियल जो है सिस्टम को जो है क्या कहते हैं, हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम को चेंज करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके आना है, जिसमें प्रसंगी व्यवस्था आपकी चेंज हो रही हो,
ऐसी बातें कुल मिलाकर के उनमें क्या करना पड़ता है, संसद से कम स्पेशल मेजोरिटी से पास कराना पड़ेगा। मैंने स्पेशल मेजोरिटी आराम से समझा दी है। साथ ही साथ कम से कम आधे राज्यों से क्या लेना पड़ेगा, समर्थन लेना पड़ेगा। तो अब इस बात से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये बात जो है कि हमारा जो संविधान है वो दोनों फीचर्स रखता है, फ्लेक्सिबल भी है जब जरूरत है, और जब जरूरत है खास रिजिड भी है, खास तौर पे ऐसे मामलों में जो सेंसिटिव मैटर है, खास तौर पे ऐसे मामलों में जो कुल मिलाकर के फेडरल नॉर्म को प्रभावित करते हैं, ऐसे मामलों में हमारा संविधान रिजिड है। कल की डेट में न्यायपालिका की भूमिका सीमित करना हो तो ऐसा कोई मैटर अगर आएगा बाय द वे तो वो बहुत ही ज्यादा जो है क्या कहते हैं, डिबेटेबल होगा, राज्यों का भी समर्थन देना पड़ेगा। तो बेसिक जो फीचर्स होते हैं उनमें हमको जो है क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, फिर भी क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा। अब मैं जो है इसी के साथ जो है अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ तक बात क्लियर हुई हो, यस करिए, फिर अगले फीचर्स की तरफ बढ़े। अच्छा मैं एक चीज और इसी में आपको ऐड करना चाहूंगा कि जेनिंग साहब हैं, उन्होंने हमारे संविधान की बड़ी विशेषताएं बताई हैं। तो जेनिंग साहब ने जब ये फीचर देखा, शुरू में संविधान को पढ़ा, तो उनको लगा कि हमारा संविधान को आलोचना, उन्होंने ज्यादातर आलोचना ही की है भाई जेनिंग साहब ने, है ना। तो उन्होंने बड़ा क्रिटिसाइज किया, कह रहे हमारा संविधान तो बहुत रिजिड है ना। ब्रिटेन की, भाई ब्रिटेन में तो कोई ऐसा फीचर है नहीं, ब्रिटेन का तो क्या है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इस मामले में कुल मिलाकर के जेनिंग साहब ने कहा कि नहीं हम तो रिजिड हो गए हैं। तो देखिए अगर हम इतने रिजिड होते, एक एग्जांपल है, अगर हम इतने रिजिड होते तो आज की डेट में है ना 103 से ज्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर चुके हैं। तो जाहिर सी बातचीत है कि हम रिजिड उतने नहीं, हमारे यहाँ तो आराम से क्या होते हैं, खूब चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, और हम ये सिद्ध कर चुके हैं जो बहुत सारे चेंजेस हम लेकर के आए हैं। सो दैट्स व्हाई ये बात क्लियर हो गई कि हमारा जो संविधान है वो जो है बताने की कोशिश ना की जाए, आवश्यकता अनुसार रिजिड है ना, और आवश्यकता अनुसार फ्लेक्सिबल है। तो ये काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ।